गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आ जाओ हमारी आज की शीट को डिस्कस करते हैं। देखो इसके अंदर ना जो 11 से 15 थे इनके अंदर क्या करना था, ब्रैकेट में जो वर्ड दिया था आपको चूज़ करना था कि ये वर्ड सही है भी या नहीं। भाई सही है या तो ग्रामर के अकॉर्डिंग इसमें कोई गड़बड़ कर रहा है, जैसे इसने लिखा नोट एक्सेप्टेबल इन स्टैंडर्ड इंग्लिश, या फिर वो मिसफिट है, वो वर्ड वहाँ पर कंप्लीट सेंस जनरेट नहीं कर पा रहा। उस हिसाब से आपको चूज़ करने थे। अब जल्दी से 11th को पढ़ो। देखो 11th में क्या कहता है, आई कुड नॉट हेयर द टेलीफोन रिंग बिकॉज आई वॉज हियरिंग टू ए सॉन्ग। कहते हैं भाई मुझे ना टेलीफोन की रिंग नहीं सुनाई दी क्योंकि मैं सुन रहा था गाने को। तो अब एक बात समझो, देखो हियर दिया, हमने पढ़ा था, हम पढ़ते थे कि हियर वर्ब ये जो होती है ना, हियर सी स्मेल, ये एक्चुअली में वर्ब ऑफ परसेप्शन होती है, वर्ब ऑफ सेंसेस होती है। तो भाई इनके साथ में ना जनरली V1 प्लस ING का यूज़ नहीं करते जनरली, फिर भी कुछ केसेस में करते हैं। वो क्यों करते हैं, जब टेम्परेरी एक्शन होता है जब हम करते हैं। लेकिन करते क्यों नहीं, क्योंकि ये कोई एक्ट परफॉर्म करने का थोड़ी है ना, ये कोई एक्ट परफॉर्म करने का थोड़ी है। अब आप हियर कर रहे हो तो ऐसा थोड़ी है कि आप उसमें कर रहे हो, भाई गाना बज रहा है तो आपको सुन रहे हैं। मान लो उस कमरे में गाना बजता रहे और मैं आपको कह दूं सुनना बंद कर दे, तो आप उसको बंद कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो एक्ट है ना, ये जो वर्ब है, इसके हम डूअर नहीं है, ये तो ऑलरेडी चीज हो ही रही है। इसीलिए इसके पीछे V1 प्लस ING को हम जनरली अवॉइड करते हैं। अब मुझे कोई कह दे भाई कमरे में मान लो कुछ है, कमरे की दीवारें गंदी है, मैं कह दूं कि ये गंदी दीवारें जो है मुझे गंदी लग रही है, मुझसे कोई कह दे देखना बंद कर दे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि मैं उस चीज़ को नहीं कर रहा, वो ऑटोमेटिक हो रही है। इसीलिए इनके पीछे जनरली ING को अवॉइड करते हैं जब तक आगे पीछे कोई और कॉन्टेक्स्ट में दिया ना जाए कि ये टेम्परेरी एक्शन है, वो हम टेंस में सीखते हैं। तो भाई हियरिंग यहाँ पर पूरी तरह से गलत था। और हियरिंग का तो एक दूसरा मीनिंग होता है। हियरिंग में क्या होता है, कोर्ट में सुनवाई होती है, अब वो तो हमारे हाथ में होती है ना, हमारे हाथ में तो क्या होती है, जज के हाथ में होती है। आज वो सुनवाई नहीं कर रहे तो आज भाई नहीं पड़ी हियरिंग, उस सेंस में इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन अब यहाँ गाना बज रहा है, मीनिंग सी बात है, हम जनरल वे भी बोलते हैं किसी से कि भाई फ़ोन पे आवाज़ नहीं आ रही, हम कहते हैं कैन यू हियर मी, हम क्या कहते हैं, कैन यू हियर मी। तो हम वहाँ पर तो नहीं कह सकते कि तुम मुझे सुन रहे हो, होता ये कि क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो। इसीलिए यहाँ V1 प्लस ING गलत था। यहाँ आपको क्या यूज़ करना था, आपको यूज़ करना था लिसनिंग। क्या यूज़ करते जी, लिसनिंग, सेंटेंस मेरा करेक्ट हो जाता। यानी यहाँ एरर था D पार्ट के अंदर। अब जल्दी से आगे बढ़ो। देखो, माई फोकस इज टू सी दैट द क्रूशियल लाइन दैट बाइंड्स फ्री स्पीच विद क्रेडिबल अकाउंटेबल नरेटिव इज नॉट अपेज्ड वॉलेंटरली और इनवॉलेंटरी। देखो बात क्या है, कहता है मेरा फोकस क्या है, इस बात की तरफ ध्यान देना कि जो क्रूशियल लाइन है ना, जो एक बारीक सी इंपॉर्टेंट लाइन है, किस चीज़ की, जो बांधती है किस किस को, फ्री स्पीच को, जिसमें विश्वसनीयता हो और साथ ही साथ आपकी क्रेडिबिलिटी हो। फ्री स्पीच विद क्रेडिबल अकाउंटेबल नरेटिव। देखो भाई फ्री स्पीच का क्या मीनिंग है, अब कोई बंदा किसी भी टॉपिक के ऊपर अपनी बात रख सकता है ना, वो हमारा अधिकार है। लेकिन ये नहीं कि आप बात रख रहे हो और आप उसमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, उसमें आप गालियां दे रहे हो, आप गलत तथ्य दिखा रहे हो। तो वही बात कह रहा है कि भाई फोकस क्या है, फोकस ये है कि जो क्रूशियल लाइन है ना, कि भाई फ्री स्पीच है, आप अपने विचार प्रस्तुत करो, लेकिन 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 आप अकाउंटेबल हो, उस चीज़ की विश्वसनीयता होनी चाहिए। क्रेडिबल का मतलब ही होता है बिलीव, ट्रस्टवर्दी चीज़ होनी चाहिए, वो नरेटिव जो बात आप कह रहे हो, और इसके बीच में एक इंपॉर्टेंट लाइन है, उसका ख्याल इसे रखना है। बात क्लियर है, वो लाइन खत्म ना हो, वो लाइन लिमिट क्रॉस ना हो, वॉलेंट्री भाई स्व इच्छा से या फिर चाहे गलती से भी वो लाइन खत्म ना हो। तो अपीज वर्ड यहाँ पर नहीं लगता। अपीज वर्ड का मीनिंग तो होता है शांत करना, पैसिफाई, एसूज, मिटिगेट, कितने सिनोनिम्स हमने किए थे। तो ऐसी बात नहीं, हमें यहाँ कुछ ऐसा वर्ड चाहिए कि वो लाइन क्रॉस ना हो, तो वो लाइन वॉयलेट ना हो, यानी ये वर्ड भी इसमें मिसफिट था, सेंस जनरेट नहीं कर पा रहा था। आंसर होता D। अब जल्दी से पढ़ो, क्या कहता है, द टेररिस्ट एंड द एक्सट्रीमिस्ट कोलाइडेड विद द स्मगलर्स टू रेवेज द कंट्री। जो टेररिस्ट है ना और एक्सट्रीमिस्ट है, भाई टेररिस्ट होते हैं आतंकवादी, इनका मतलब होता है आतंक फैलाना है, ये लोगों को मारेंगे, इनका कोई वो नहीं है मोटिव, सिर्फ आतंक फैलाएंगे। एक्सट्रीमिस्ट होते हैं कट्टरवादी, कट्टरवादी का मतलब है भाई जैसे नक्सल है उनको कह देते हैं एक्सट्रीमिस्ट है। वो क्या है भाई, वो एक जगह पे लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ लड़ रहे हैं क्योंकि वो कुछ और चाहते हैं, ऐसा होता है। टेररिस्ट का मतलब है सिर्फ दहशत फैलानी है, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट लड़ते हैं तो कोई रीजन होता है। तो ये क्या कहता है, जो टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट है ना, इन्होंने हाथ मिला लिया
होगा। सेंस कुछ ऐसी आनी थी, किसके साथ? स्मगलर्स के साथ। क्या करने के लिए? टू रैवेज। रैवेज का मीनिंग क्या होता है? स्पॉइल करना, खराब करना। देश को खराब करने के लिए आतंकवादी और कट्टरवादियों ने हाथ मिलाया, किसके साथ? स्मगलर्स के साथ। ऐसी कोई सेंस देता। तो यहाँ जो वर्ब आती ना, वो ऐसी वर्ब आती जो भाई उसको जोड़ने की सेंस देती। कोलाइडेड का मीनिंग तो होता है टकराव करना। साइंस वाले बच्चों ने तो बहुत बार पढ़ा था, हम पढ़ते थे ना कोलिजन, जिसमें मोमेंटम कंजर्व होता था। कोलिजन क्या होता था? लाइट पार्टिकल कोलाइड करते थे, एक पार्टिकल दूसरे से टकराता था, वहीं से तो ये वर्ब निकली कोलाइड, मतलब टकराना। तो वो टकराव थोड़ी कर रहे हैं, वो टकराव करेंगे तो देश को फायदा है ना। टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट स्मगलर्स को मारेंगे तो देश को तो फायदा है, भाई गैर कानूनी काम बंद हो रहे। लेकिन उन्होंने क्या किया होगा? उनसे हाथ मिलाया होगा, उनके साथ में मिल के वो काम कर रहे होंगे। तो यहाँ कोई भी ऐसा वर्ड रिप्लेस करके लगा देते जो कुछ ऐसी सेंस देता। तो मैं वर्ब लगा सकता था कोलैबोरेटेड। टेररिस्ट एंड द एक्सट्रीमिस्ट कोलैबोरेटेड विद द स्मगलर्स टू रैवेज द कंट्री। यानी यहाँ एरर बना बी पार्ट के अंदर। ठीक है, जल्दी से 14th को पढ़ो। देखो 14th में क्या कहते हैं? ए प्लीजेंट फ्लावरी फ्रेग्रेंस इमेंटेड फ्रॉम द कॉरिडोर। भाई एक बात बताओ, एक प्लीजेंट फ्लावरी फ्रेग्रेंस इमेनेटेड फ्रॉम दी कॉरिडोर। एक अच्छी सी, प्लीजेंट मतलब एक अच्छी सी, सुहावनी सी फूलों की खुशबू कॉरिडोर से आ रही थी। फ्रॉम दी कॉरिडोर ऐसी बात करनी थी, यानी कॉरिडोर से आ रही थी, कुछ ऐसी सेंस देता। लेकिन यहाँ तो दिया इसने इमेनेटेड का मीनिंग क्या होता है? फ्लो करना, और जनरली वाटर के लिए यूज करता है, किसी लिक्विड के लिए। तो यहाँ फ्रेग्रेंस के लिए इस वर्ड को यूज नहीं किया जा सकता था, कोई और वर्ड लगाता, कोई और अच्छी वर्ब लगाता कि कॉरिडोर में से फूलों की एक अच्छी सी खुशबू आ रही थी। इसीलिए इमेनेटेड वर्ड गलत यूज था, सी पार्ट में आ रहा था। मिसफिट था, उसने पहले ही लिखा है कि या तो मिसफिट हो या फिर ग्रामर के अकॉर्डिंग गड़बड़ हो। ये मिसफिट वाला है। अब देखो क्या कहता है, कहता है द गन मैन ड्रैगन द पेडेस्ट्रियन इनटू गिविंग अवे एनी वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स दैट शी वॉज कैरिंग। गन मैन ने क्या किया जी? पेडेस्ट्रियन होते हैं पैदल चलने वाले, पैड रूट वर्ड होता है ना, पीडी, फिट इसका मीनिंग होता है। तो भाई गन मैन ने क्या किया जी? गन मैन ने, एक सेकंड, गन मैन ने ड्रैगन किया पेडेस्ट्रियन को इनटू द गिविंग अवे। क्या बात कही उसने कही, गन मैन ने, जो पैदल चल रही थी औरत, उसको कहा कि जो भी कीमती सामान है वो दे दे, उसे लूटपाट के इरादे से कहा। तो भाई ड्रैगन नहीं, ड्रैगन तो हमने पढ़ा ही था, ड्रैगन तो होता है मॉन्स्टर। फिल्मी कहानियों में नहीं पढ़ते थे हम, ड्रैगन आ जाता है, ड्रैगन आ जाता है। ड्रैगन तो एक तरह से राक्षस होता है, या फिर एक वो जानवर सा नहीं होता जो चाइना के झंडे पे लगा होता है, कहते हैं ड्रैगन, और वो मुंह से आग खोल रहा है। वो एक्चुअली में है क्या? वो एक दैत्य, एक राक्षसी तो है। तो यहाँ वो वाला ड्रैगन थोड़ी चाहिए था। यहाँ तो एक वर्ब आती ड्रैग। ड्रैग का मतलब क्या होता है भाई? घसीटना, है ना। ड्रैग वर्ब लगाते हैं, कोई और वर्ब लगा के सेंस जनरेट करते हैं। तो कुछ ऐसी सेंस देता भाई, गन मैन ने उस पैदल औरत को घसीट लिया। क्यों घसीटा? इसलिए घसीटा गन दिखा के कि भाई जो भी बेशकीमती सामान है तेरे पास वो उसे दे दे, लूटपाट के इरादे से। तो यहाँ ड्रैगन वर्ड का गलत यूज था, ए इसका आंसर था। अब आप जल्दी से पढ़ो 16 को। देखो इनके अंदर क्या करना है, आपको बनाना था एक एग्जैक्ट सेंटेंस बनाना था। जब नन ऑफ दी अबव नहीं दिया तो हम ऑप्शंस के साथ थोड़ा सा खेल सकते हैं। अब तुम देखो 2B से मैं अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग ढूंढो, क्या कहते हैं? कहता है ए, बी या फिर डी, यानी सेंटेंस की स्टार्टिंग किस किस से होगी? ए से होगी, बी से होगी, या फिर डी से होगी, या ई से होगी। भाई ठीक है, अब देखो अगर ए से स्टार्ट करता हूं तो 2B दिख रहा है। 2B क्या है? 2B तो एक 2 प्लस में V1 है। अगर ये नाउन की तरह काम कर गया तो मुझे आगे कहीं ना कहीं वर्ब चाहिए ना। टू प्ले क्रिकेट इज माई हॉबी, टू स्मोक इज, है ना। तो भाई इस तरह की कोई बात करता कि आगे मुझे उसके वर्ब देनी पड़ती। टू स्मोक इज नॉट लाइक्ड बाय पीपल, इस तरह। तो भाई अगर मैं 2 प्लस बी को कह दूं कि नाउन की तरह काम कर भी लेता तो आगे कहीं भी वर्ब से स्टार्टिंग कर ही नहीं रहा, इसीलिए ए से स्टार्टिंग नहीं होगी। अब आप पढ़ो बी। भाई बी से कैसे स्टार्ट कर देगा? एंड तो एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन से ही सेंटेंस स्टार्ट कर देगा। इतना बड़ा हो गया क्या? गलत बात है ना। आगे देखो कहते हैं फ्रॉम पीपल वी नो हैपन। भाई डी की कैसे राइम बना रहा है? डी में पहले प्रेपोजिशन दे दी। प्रेपोजिशन क्यों आई होगी? जोड़ने के लिए। किसको? अपने ऑब्जेक्ट को, यानी इस पीपल को जोड़ेगी किससे? इससे पहले वाले से। जब पहले कुछ है ही नहीं तो फिर प्रेपोजिशन क्यों ले? यानी ना ही डी से स्टार्टिंग होगी, स्टार्टिंग होगी सिर्फ और सिर्फ ई से। और आपने एक बात और पढ़ ली, अगला खुद ही क्या कह रहा है? अगला खुद ही कह रहा है कि ई और डी का एक पेयर बनाओ, ई और डी का एक पेयर बनाओ, ई से स्टार्टिंग करो। अब पढ़ो तुम क्या कह रहा है, देखो अब पढ़ो। मोस्ट व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स फ्रॉम पीपल वी नो हैपन।
भाई ज़्यादातर व्हाट्सएप पर जो मैसेजेस वगैरह फॉरवर्ड होते हैं लोगों के द्वारा, वी नो हैपन, हम जानते हैं क्या, वी नो हैपन। अब आप आगे पढ़ो, देखो ई और डी की राइम बन गई। हालांकि अब तुम्हारे लिए बहुत आसान हो गया, लेकिन फिर भी बिना ऑप्शन के भी देखो भाई, हैपन के बाद क्या आएगा, एंड तो नहीं आ सकता, एंड किस चीज़ को जोड़ेगा, यानी बी तो सेंस दे नहीं रहा। ऑप्शन देख के पता लगा या तो ए आए या फिर सी आए। वी नो हैपन नो बॉडी कैन बी हेल्ड, नो बॉडी हैपन, नो बॉडी कोई सेंस ही नहीं देता। क्या सेंस देता, मोस्ट व्हाट्सएप फॉरवर्ड फ्रॉम पीपल। वी नो हैपन टू बी अनकन्फर्म्ड इंफॉर्मेशन एंड स्पेक्यूलेशन फॉर विच नो बॉडी कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल। सी इसका आंसर बनता। ये ऐसी बात कर रहा है कि हम जानते हैं ज़्यादातर व्हाट्सएप पर जो मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं लोगों के द्वारा, वो एक अनकन्फर्म्ड इंफॉर्मेशन होती है। भाई अनकन्फर्म का मतलब है हो सकता है कोई अफवाह भी हो, और स्पेक्यूलेशन रखें, अगर उसकी पर निगरानी रखें तो पता लगता है कि किसी को भी उसके लिए अकाउंटेबल नहीं ठहराया जा सकता। भाई कोई दंगे हो गए, एक ने मैसेज भेज दिया, इन 5 आदमियों ने इस धर्म के एक व्यक्ति को मार दिया, मान लो दंगे हो गए, व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड हो गया, तो पता नहीं चल पाया ना ये पहला मैसेज किसने भेजा। हो सकता है लोग धक्के से ही भड़क गए, ऐसा कोई वाक्य हुआ ही नहीं था, और अगर वाक्य हुआ भी होता है तो भाई कानून किस लिए, कोई जंगल राज थोड़ी है। तो इस तरह की बात कर रहे हैं कि ये जो मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे हैं इनके ऊपर कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं, व्हाट्सएप तो सबसे बकवास ऐप है। इसके ऊपर मुझे याद आ गया, लिखे हुए किसी भी मैसेज की, किसी भी टेक्स्ट के हाथ पैर नहीं होते, चाहे वो आपके फ्रेंड ने, रिलेटिव ने, आपके किसी भी डियर वन ने किया हो। इस पर सिर्फ वाहियातपंथी होती है, हाथ पैर नहीं होते, सिर्फ झूठ परोसते हैं लोग। अब पढ़ो जल्दी से अगले सेंटेंस को, क्या कहता है देखो, ऑल वोटिंग विल बी डन। अच्छा एक बारी ऑप्शन से खेलो, ऑप्शन क्या कहेगा, ए बी सी डी ई, ठीक है, ये नहीं खेलने दे रहा भाई, ये कह रहा है कि किसी भी एक से स्टार्टिंग हुई, कोई बात नहीं, आ जाओ देखते हैं। तो आप एक बात समझो भाई, एक बात समझो, यहाँ देख के स्टार्टिंग समझ नहीं आई, ऑल वोटिंग विल बी डन टू कंडक्ट इलेक्टोरल फ्रॉड नहीं समझ में आया, ए से स्टार्टिंग हो सकती थी, टू कंडक्ट से भी स्टार्टिंग कर सकता था, हो सकता था आगे कोई वर्ब लगा देता, टू कंडक्ट इलेक्टोरल फ्रॉड इट एब्सोल्युटली ऑन ईवीएम नहीं बनती बात, डी से भी स्टार्टिंग नहीं बनती। तो मुझे ना स्टार्टिंग यहाँ से चूज़ करनी नहीं आई, मुझे स्टार्टिंग चूज़ करनी यहाँ से नहीं आई, इसीलिए ना मुझे थोड़ा सा, हालांकि मैंने चूज़ कर ली लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो आप थोड़े से सेंटेंस को पढ़ो, मुझे पढ़ के पता लगा कहीं पर स्पेशल वर्ड का यूज़ किया। मुझे एक बात समझ में आई, ऑन ईवीएम्स के बाद एक स्पेशल का यूज़ किया। स्पेशल तो एक एडजेक्टिव है, स्पेशल एक एडजेक्टिव है, इसके सामने आर्टिकल है, एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई नाउन चाहिए। अब नाउन ढूंढो, टू नहीं, इट नहीं, ऑन से स्टार्टिंग, ऑल नहीं। हालांकि ऑल नाउन की तरह काम कर जाता है, लेकिन यहाँ जो ऑल है वो नाउन ना होके एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा था। तो मुझे पता लगा इस स्पेशल के बाद ये इंस्ट्रूमेंट आएगा, क्योंकि ये नाउन है, और नहीं तो कॉमन सेंस भी कहती थी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट ही तो होगा कोई ना कोई। यानी मुझे पता लगा डी और ई एक अपने आप में राइम बना रहे थे। अब पढ़ो, ऑन ईवीएम कहीं भी आएगा लेकिन बीच में डी और ई का पेयर आएगा, डी और ई का पेयर नहीं टूटना चाहिए। तो देखो सी में डी और ई का पेयर हटा दिया, डी में भी डी और ई का पेयर हटा दिया, ई में भी इसने डी और ई के पेयर को हटा दिया। अब तो 2 ही रास्ते बच गए। अब देखो डी और ई के बाद ये कह रहे हैं सी लगाओ, तो देखो एक बारी, ऑन ईवीएम ए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट दैट मेक्स इट एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। बहुत अच्छे, सब बच्चों को पता था। यूं तो देखो पढ़ के भी तुमने सेंस बना ली थी कि भाई जो डी है, ई है, उसके बाद में सी आना चाहिए, लेकिन अगर तुम यूं नहीं भी निकाल पाए तो तुम एक बात सोचते हो, मेक क्या है, मेक एक वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बनेगा, ऑल एडजेक्टिव है, टू प्रीपोजिशन है, ये दोनों जोड़ ही दिए। ऑब्जेक्ट क्या बन सकता है, इट बन सकता है, डमी ऑब्जेक्ट है, डमी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकता है, मैंने बेसिक में बताया था आपको। तो भाई डी ई सी का पेयर बनेगा, क्या पेयर बनेगा, डी ई सी। बस अब तो खेल ही खत्म हो गया, एक ही ऑप्शन बचता है डी ई सी, यही इसका आंसर बनता। पढ़ लो, चाहे पूरा पढ़ोगे तो भी सेंस कन्वे हो जाएगी। अब पढ़ते हैं इसको, ऑल वोटिंग विल बी डन ऑन ईवीएम। अब आगे ईवीएम के बारे में बताते हैं कि ईवीएम होता क्या है, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट दैट मेक्स इट एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल टू कंडक्ट इलेक्टोरल फ्रॉड। आगे ईवीएम को डिफाइन कर रहा था, ठीक है, बना लिया होगा सब बच्चों ने, बहुत ही आसान सा था, कोई इसमें लंबी चौड़ी बात थी ही नहीं। अब एक बारी जल्दी से आप पढ़ो 18 को। देखो 18 में क्या कहता है, मैंने ए को पढ़ा ना, मुझे ए को पढ़ के एक बात पता लगी, कहता है स्टार्टिंग एट ₹149 एंड
आगे किसी चीज़ से जोड़ेगा। तो मुझे एक सेंस आई कि स्टार्टिंग V1 प्लस ING है और एंड कंजंक्शन ऑलमोस्ट सेम चीज़ों को जोड़ती है। मैंने तुम्हें जब बेसिक करवाया है तो मैंने बताया था क्या कि भाई स्टार्टिंग V1 प्लस ING और उसका ऑब्जेक्ट जब भी आ जाए तो उसे जीरेंड का फ्रेज कहते हैं। तो मुझे पता लगा इस फ्रेज को आगे किसी और जीरेंड से जोड़े तो कुछ ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बहुत अच्छा पेयर बन गया भाई। अब V1 प्लस ING ढूंढो, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ई को एक बारी देख लो, ई भी नहीं है। तो मुझे क्या पता लगा बच्चे, मुझे पता लगा ए को जोड़ेगा सी के साथ। पढ़ो, राइम बनाओ। स्टार्टिंग एट ₹149 एंड गोइंग ऑल द वे अप टू ₹9999। हो गई बात क्लियर। अब देखो आगे कहता है ऑफर इट विल गिव सब्सक्राइबर 100%। अब क्या देगा 100%? 100% स्टार्टिंग, 100% कोल्ड। गोइंग तो 100% आ ही नहीं सकती क्योंकि सी से तो हर हाल में पहले आ गया। नहीं, डी के बाद क्या आना चाहिए? डी के बाद ए आ सकता है। 100% स्टार्टिंग एक ढंग की सेंस कन्वे नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं एलिमिनेट नहीं कर पाया, शायद आ जाता। 100% कोल्ड द दिवाली 100% कैशबैक नहीं, कोई भी सेंस इस प्रकार की तो वो नहीं दे पा रहा था। हाँ, अब मुझे पता लगा, अरे तुम सब बच्चे इतने समझदार हो, यहाँ 100% कैशबैक लिखा है, आगे भी क्या आएगा? 100% कैशबैक ही तो आएगा, 100% कैशबैक ही तो होता है। तो मुझे इतना सा पढ़ के ही पता लग गया था कि डी और ई का एक पेयर बन रहा है। कहाँ है? एक मिनट रुको। डी और ई का एक पेयर बन रहा है जी, और ए और सी का एक पेयर बन रहा है। बस अब तो कोई चक्कर नहीं, ऑप्शन ढूंढ लो। ए और सी का एक पेयर बनाना है और डी और ई का एक पेयर बनाना है। यहाँ डी और ई का पेयर नहीं बना, हटाओ। ए और सी का पेयर खराब कर दिया, हटाओ। ए और सी का पेयर खराब कर दिया, हटाओ। हाँ, ए और सी का पेयर खराब कर दिया, हटाओ। क्या आंसर बचा? डी और ई का एक पेयर बन गया, ए और सी का एक पेयर बन गया, और क्या बन गया जी? बी। देख लो, बी डी ई ए सी। अगर तुम ऑप्शन से ना खेलते तो भी बनता, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता, और टाइम ही तो बचाना है, समय ही तो महत्वपूर्ण है। अब तुम जल्दी से एक बारी पढ़ो। BADCE क्या कहता है? कॉल द दिवाली 100% कैशबैक स्टार्टिंग एट ₹149 एंड गोइंग ऑल द वे अप टू ₹999। ठीक है, आगे क्या कहता है? 999। एक सेकंड रुको भाई, कुछ गड़बड़ निकल रही है क्या इसके अंदर? हाँ, बना तो सही रहा है, गड़बड़ कहाँ कर रहा है? कोई गड़बड़ नहीं कर रहा। एक सेकंड रुको, मुझे पढ़ने दो, एक बार सेंस निकालते हैं। क्या ऑप्शन लगाया जी इसने? डी ऑप्शन लगाया ना। हाँ, कॉल द दिवाली 100% कैशबैक, ठीक है। ऑफ कॉल द दिवाली 100% कैशबैक ऑफर, ठीक है। इट विल गिव सब्सक्राइबर्स 100% कैशबैक ऑन ए रेंज ऑफ टेरिफिक plans starting at ₹149 and call the Diwali 100% कैशबैक। अरे ये एक सेकंड, ये मेरे को ऑप्शन देखने पड़ रहे हैं ना, तब गड़बड़ हो रही है। इसको एक बार यहाँ लिखते हैं, इसकी सेंस नहीं निकाल पाएंगे ऐसे तो। BDEAC, बस अब इन सबको हटाओ। अब पढ़ लो। कॉल द दिवाली 100% कैशबैक, ठीक है, ऑफर। इट विल गिव सब्सक्राइबर्स 100% कैशबैक ऑन ए रेंज ऑफ टेरिफिक प्लान स्टार्टिंग एट ₹149 एंड गोइंग ऑल द वे अप टू ₹999। कहता है भाई दिवाली का कैशबैक समझ के सब्सक्राइबर को 100% कैशबैक दिया जा रहा है प्लान्स के ऊपर, जो स्टार्ट होता है 149 से और कहाँ तक जाता है? 9,999 तक जाता है। बिल्कुल बढ़िया, कोई गड़बड़ नहीं। जल्दी से 19 को पढ़ो। देखो 19 के अंदर क्या कहता है? द स्टेट गवर्नमेंट ओन, ये तो बहुत आसान सा है भाई। द स्टेट गवर्नमेंट ओन रिक्रूटमेंट ऑफ 56,808 कॉन्स्टेबल्स इंक्लूडिंग द फायर डिपार्टमेंट थर्सडे अनाउंस फ्रेश फॉर वेरियस विंग्स ऑफ द स्टेट पुलिस। आ जाओ फिर देखते हैं। देखो भाई, द स्टेट गवर्नमेंट ओन, आगे एक डे मिला, मुझे पता है भाई थर्सडे स्टार्टिंग में दे दिया, इसको जोड़ने के लिए कोई प्रपोजिशन चाहिए, मुझे पता है डे के साथ ओन आता है, तो ए और डी ने अपने आप ही एक सेंस जनरेट कर दी थी, सब बच्चों ने बनाया होगा। द स्टेट गवर्नमेंट ऑन थर्सडे अनाउंस्ड क्या? फ्रेश रिक्रूटमेंट। फ्रेश एक एडजेक्टिव है, उसके बाद में कोई ना कोई नाउन चाहिए। रिक्रूटमेंट एक नाउन है, ADB। फ्रेश रिक्रूटमेंट ऑफ 56,808 कॉन्स्टेबल्स फॉर वेरियस विंग्स ऑफ द स्टेट पुलिस इंक्लूडिंग द फायर डिपार्टमेंट, ADBEC। ए ऑप्शन इसका बनता है। ये राजस्थान में निकली है शायद कांस्टेबल की वैकेंसियाँ बहुत सारी, एक बार देख लेना भाई, भर लेना उसको, अच्छी जॉब है वो, ठीक है। हालांकि मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा, जल्दी से देख के उसको। आगे देखो क्या कहता है।
ए को पढ़ो, इट्स इनोवेटिव सिंगल टीचर स्कूल इन रिमोट रूरल नहीं। देखो एक बात देखो, इसके अंदर नन ऑफ दी अबव दे दिया। जब नन ऑफ दी अबव दे देता है तो फिर ऑप्शन से खेलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, वो वर्दी नहीं रहता, टाइम कंज्यूमिंग होता है, चाहे मैथ में हो चाहे इंग्लिश में हो। लेकिन जब इस तरह छोटे छोटे सेंटेंस और अरेंजमेंट हो तो फिर भी ऑप्शन से खेला जा सकता है, भले ही नन ऑफ दी अबव हो। देखो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या कहता है जी, ये कहता है जो ऑप्शन दिए कि बी से स्टार्ट कर दो, डी से स्टार्ट कर दो, ई से स्टार्ट कर दो। और नन ऑफ दी अबव में क्या होता, स्टार्टिंग किससे करता है, या तो इन्हीं से स्टार्टिंग, मैं तो स्टार्टिंग ही पकड़ रहा हूँ, या फिर ए से स्टार्टिंग करता या फिर सी से स्टार्टिंग करता। अब इसके अलावा कोई और सेंटेंस है तो स्टार्टिंग नहीं कर सकता था। अब तुम ढूंढ लो किससे स्टार्टिंग करेगा। सी से स्टार्टिंग नहीं हो सकती थी क्योंकि सी एक कंजंक्शन थी, एंड से किसी चीज को जोड़ा जाता, शुरुआत में लिख देता तो एंड का आना ही बेकार हो जाता, तो सी से स्टार्ट नहीं होगी। अब तुम बढ़ो जी, ए को पढ़ो। देखो ए में क्या कहता है, ए में कहता है जी इट्स इनोवेटिव सिंगल टीचर स्कूल इन रिमोट रूरल। ऐसी कोई सेंस ही नहीं निकल पा रही थी क्योंकि आपको पता है इट्स पता ही नहीं किस चीज़ के लिए आ रहा था, तो ए से भी स्टार्टिंग नहीं होती। यानी मुझे एक बात पता लगी, स्टार्टिंग तो बी डी ई से ही होनी चाहिए थी, है ना। स्टार्टिंग किससे होती जी, बी डी ई से ही स्टार्टिंग होनी चाहिए थी। अब ढूंढ लो इनमें से बी डी से किससे स्टार्टिंग होगी, तो भाई ई से स्टार्टिंग हो सकती है, द एकल विद्यालय बिल्कुल हो सकती है, नाउन नाउन है, किसी का नाम है। डी से स्टार्टिंग यूएसडी 12 मिलियन दिस ईयर सो फार थ्रू ओवर 50 फंड रेजिंग। तो फिर वही बात, छोटा सा हिंट मैंने पहले भी दिया था, दिस आ गया तो सेंस ही नहीं मिल पाई कि कौन सा ईयर, पहले किसी ईयर को डिफाइन करवाता। हालांकि दिस ईयर में चलो इस ईयर के बारे में बात कर रहे, लेकिन थोड़ा सा डीप देख के पता लगता डी से स्टार्टिंग नहीं होनी थी, लेकिन आप मान लो खुद थी। कहता हूँ भाई बच्चों से नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, उसे इतना पता लगा। चलो ई, इसको पढ़ो एक बारी, बी को, बी से स्टार्टिंग हो सकती है, कंसर्ट्स एंड 3 गैलेस अक्रॉस दी यूएस। इससे तो पक्का ही पक्का स्टार्टिंग नहीं होती। क्यों भाई, क्योंकि कंसर्ट तो एक नाउन है, इसके पीछे एस लगा रहा है, कोई सेंस ही नहीं दे पा रहा, यानी बी से स्टार्टिंग नहीं होती। अब देखो क्या बनता। अब तुम एक बात देखो, डी से पढ़ के भी थोड़ा सा अटपटा सा लगा, तो क्यों, क्या कोई मजबूरी है। एक बार ई से स्टार्टिंग करके तो देखो, द एकल विद्यालय नॉन फॉर, एकल विद्यालय नॉन फॉर किसके लिए, फॉर इट्स इनोवेटिव सिंगल टीचर स्कूल इन रिमोट रूरल एंड ट्राइबल पार्ट्स ऑफ इंडिया हैज रेज्ड मोर देन USD 12 मिलियन दिस ईयर सो फार थ्रू ओवर 50 फंड रेजिंग कंसर्ट्स एंड 3 गैलेस अक्रॉस दी यूएस। पढ़ते पढ़ते ही पूरी राइम बना दी। ई के बाद में नॉन फॉर किस चीज़ के लिए, ए लगाता, ए आगे यहाँ रूरल था, इसको जोड़ता और ट्राइबल पार्ट से, एंड कनेक्शन जोड़ती रूरल और ट्राइबल पार्ट्स को, सी आ जाता, है ना। मोर देन आगे क्या, मोर देन USD डॉलर, कोई बात करता डी, और फिर कहता क्या लास्ट में, यहाँ देखा था फंड रेजिंग, क्या फंड रेजिंग, ऑब्जेक्ट तो दो कंसर्ट्स, तो ये सेंस बनती EACDB। 20 का आंसर होता जी, जल्दी से पढ़ लो। यहाँ क्या गड़बड़ करवा रहा है, एरर ढूंढना है क्या इसके अंदर। एक सेकंड, इसके अंदर आपको क्या करना था जी, इसके अंदर ना बेसिकली आपको 4-5 पार्ट दिए, आपको एरर फाइंड करना है, हर एक में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसमें गड़बड़ नहीं है उसको आंसर मार्क कर दो, अगर किसी में भी गड़बड़ नहीं है तो ऑल आर करेक्ट पर आंसर, ऑल आर इनकरेक्ट पर आंसर करो। देखो क्या कहता है, ही इज द ओनली पर्सन विच मेड इट टू द टॉप ऑफ द हिल। यहाँ तो बिल्कुल ही गड़बड़ कर गया, विच की बजाय हु लगाता। विच ना तब लगाते हैं जब हमें कोई पहचान ही नहीं होती। मान लो मेरे को किसी ने मार दिया, मैं मेरे बड़े भाई को लेके गया, 5-7 लड़के खड़े थे, यहाँ मैं हूँ, ये मेरा भाई है। अब मेरा भाई पूछेगा इनमें से विच वन, इनमें से कौन सा है, क्योंकि अभी पता नहीं वो कौन सा है, लेकिन यहाँ तो उसका इंट्रोडक्शन हो चुका ना, ही, कि वही इकलौता पर्सन है, तो फिर यहाँ इंट्रोडक्शन के लिए हु लगाते, ही इज द ओनली पर्सन हु मेड इट टू द टॉप ऑफ द हिल। यानी ए में गड़बड़ थी, ए आंसर नहीं हो सकता था। आगे तो इसने अनर्थ कर दिया, इसने क्या कह दिया, द शिप्स आर हीडिंग टुवर्ड द एग्जिट। तो भाई शिप जो होता है ये तो आप सब बच्चों को पता है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर में भी शिप है, प्लूरल में भी शिप है, एक शिप है तब भी शिप है, हाँ 500 शिप है तब भी शिप कहोगे, बस वो आप बदलेगी। तो शिप्स तो होना नहीं चाहिए था, इसको हटाते हैं, यानी ए आंसर नहीं हो सकता, बी आंसर नहीं। सी पढ़ो, ईच सिटीजन मस्ट डू देयर पार्ट फॉर द सोसाइटी। देयर क्यों, ईच, देयर तो एक
प्लूरल हो गया और ईच सिटीजन एक हमारा सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पर देयर काट के हिज लगा देते। ईच सिटीजन मस्ट डू हिज पार्ट फॉर दी सोसाइटी, यानी ना ए आंसर बनता, ना बी आंसर बनता, ना सी आंसर बनता। डी पढ़ो, डी whom am I supposed to talk to, भाई मुझे बात किससे करनी है, बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल कोई भी गड़बड़ नहीं है, डी ही था जिसमें नो एरर था, डी मेरा आंसर बनता। जल्दी से 22वें को पढ़ लो। 22वें में क्या कहता है, टू ब्रदर्स डिसलाइक ईच अदर, दो भाई एक दूसरे से नफरत करते हैं, ऐसा क्या अनर्थ हो गया भाई। चलो इसमें कोई गड़बड़ नहीं लगी, टू बिल्कुल ओके, एडजेक्टिव है, टू के बाद प्लूरल नाउन लगाया, ब्रदर ठीक है, वर्ब लगाया डिसलाइक और ईच अदर लगा दिया, कोई गड़बड़ नहीं, सेंटेंस करेक्ट है। बी को पढ़ो, नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स वर सेलेक्टेड, तो भाई नीदर के बाद वर्ब यहाँ पर वॉज आनी थी कि दोनों में से कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ, वॉज लगाते, यानी बी पार्ट में तो पक्का पक्का क्या हो गई, गड़बड़ हो गई, इसको तो लॉक कर दो, कर दिया लोग। अब आगे पढ़ो, नन ऑफ दी स्टूडेंट्स हैव दिस क्लास हैव पास, नन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास हैव पास, तो नन कोई भी बच्चा इस क्लास में से पास नहीं हुआ, यानी इस क्लास में से किसी भी बच्चे को प्राइज नहीं मिलेगा। तो भाई यहाँ नन के बाद भी सिंगुलर वर्ब चाहिए थी, हैज़ लगाते, यानी बी भी हट गया, सी भी हट गया। अब आप पढ़ो डी को, डी क्या कहता है जी, डी कहता है टेक दिस बुक्स एंड रिटर्न देयर टू द लाइब्रेरी, अरे क्यों, कह रहे इन बुक्स को ले जाओ और इन वाली को रिटर्न दीज टू लाइब्रेरी, इनको वापस से लाइब्रेरी में रिटर्न कर दो। देयर थोड़ी क्या लगाते आप, दीज लगाते। आपको पता है भाई देयर तो एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, देयर कार, देयर हाउस, देयर बॉय, है ना, देयर स्कूल, तो इसके बाद तो नाउन चाहिए, तो यहाँ तो गड़बड़ हो ही गई थी। और फिर थोड़ी सी सेंस पड़ गई, इस बुक्स को, यानी बुक्स ही लाइब्रेरी में क्या रिटर्न करेगा, बुक्स ही, तो कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो बुक्स को रिप्लेस करे, है ना। बुक्स को रिप्लेस कौन करेगा, प्रोनाउन, क्योंकि बुक्स एक नाउन है, इसलिए मैंने क्या लगाया दीज, एंड रिटर्न दीज टू दी लाइब्रेरी। तो यहाँ सिर्फ ए पार्ट में कोई गड़बड़ नहीं थी, बाकी सब में गलतियाँ थी। जल्दी से जल्दी पढ़ो, द बस रीच इट डेस्टिनेशन बाय टाइम एंड द पैसेंजर वर विजिबली इलेटेड बाय इट। ये सेंटेंस पूरे के पूरे सेम है, देखो, द बस रीच इट्स डेस्टिनेशन, द बस रीच इट्स डेस्टिनेशन, अगेन सेम, फिर से सेम। आगे पढ़ो, time and the passenger were visibly elated by it and the passenger were visibly elated by it and the passenger were visibly elated by it and the passenger were visibly elated by it, बिल्कुल ओके था। यानी गड़बड़ क्या है, गड़बड़ सिर्फ और सिर्फ कर रहा है प्रीपोजिशन की। तो आप सबको पता है क्या सेंटेंस दे रहा है, कह रहा है भाई सारे पैसेंजर बस को देख के खुश हो गए, वो खुशी उनके चेहरे पे दिख रही थी, क्यों, क्योंकि जो बस थी वो हमारी टाइम पर आई थी, तो ऑन टाइम लगाते। या तो इसने इतनी गंदी प्रपोजिशन थी, फ्रॉम टू बाय तो लगना ही नहीं था। अगर ये एट डालता या इन डालता तब भी हमें कन्फ्यूज़न होती कि भाई क्या गड़बड़ है। इन टाइम का मतलब होता समय से पहले ही आ गई, समय अभी पड़ा था, और ऑन का मतलब होता तो भाई ऑन का मतलब है कि पूरे एग्जैक्ट समय पर आई, ना जल्दी आई ना देर आई, इसीलिए पैसेंजर्स जो थे खुश थे, सी इसका आंसर हो जाता। जल्दी से पढ़ो, देखो कितना घटिया सा एरर है। ट्रैक्टर्स आर यूज्ड बाय देयर फील्ड्स टू प्लग फार्मर्स, बाय फार्मर्स देयर ट्रैक्टर, क्या कहता है, ट्रैक्टर को यूज़ करते हैं खेत ताकि किसानों को जोता जा सके, तो ऐसी तो सेंस आनी नहीं थी, ये तो बिल्कुल ही अनर्थ कर दिया। सारे सेंटेंस पढ़ो, बाय फार्मर देयर ट्रैक्टर्स आर यूज्ड फील्ड्स टू प्लग, नहीं, ऐसी भी सेंस नहीं आ रही। आर यूज्ड फील्ड्स, ना भाई ना। ट्रैक्टर्स को यूज़ क्यों किया जाता है, आगे उसका रीज़न बताओगे ना, तो ये टू प्लग ट्रैक्टर्स के बाद आनी चाहिए। ये बहुत आसान सा है, सब बच्चों ने बना लिया होगा, मुझे पता है, तो ये भी हट गया। देयर फील्ड्स टू प्लग ट्रैक्टर, जो फील्ड्स है वो खुद ही प्लग कर देती है ट्रैक्टर को, फार्मर की ज़रूरत ही नहीं है, वाह भाई वाह, ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ डी आंसर बचता। ट्रैक्टर्स आर यूज्ड बाय फार्मर्स, जो किसान हैं वो ट्रैक्टर को यूज़ करते हैं टू प्लग देयर फील्ड। और ये एक पैसिव वॉइस थी, क्या थी जी, ये एक पैसिव वॉइस थी। क्या बनाते इसका, आप अगर एक्टिव बनाते तो एक्टिव बनाते तो कहते, देखो मैंने कितनी बार सिखाया, ट्रैक्टर यूज वर्ब का डूअर ट्रैक्टर थोड़ी है, ये तो रिसीवर है ना। तो भाई यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है जी, ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहा है, इसीलिए पैसिव फॉर्मेशन लगाई। तो आपको यहाँ क्या लगाना था, आपको यहाँ लगाना था फार्मर्स यूज ट्रैक्टर्स टू प्लग देयर फील्ड्स, ये एक्टिव वॉइस होती। पैसिव वॉइस में डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट था, कोई भी गड़बड़ इसमें नहीं थी। जल्दी से जल्दी 25 को पढ़ो। आई हैव नो आइडिया होम शुड आई स्पीक टू अबाउट दिस प्रॉब्लम। तो बच्चों एक बात बताओगे, आई पहले, शुड आई बाद में, शुड पहले, ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है
ए की हेल्पिंग वर्ब पहले लगा रहा है और सब्जेक्ट बाद में लगा रहा है। लेकिन जब भी ऐसा होता है तो हमें पता है इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन होती है। यहाँ क्या लगाना था जी, एक क्वेश्चन मार्क लगाना था, है ना। इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन थी और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा था, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा, तो ए में गड़बड़ कर रहा है। आगे फिर वही शुड पहले आई बाद में, या तो पीछे साइन लगाए तब भी मैं सोच सकता था, लेकिन साइन भी नहीं लगा रहा, तो क्या कर रहा है जी, गड़बड़ कर रहा है। तो अब देखो ऑल आर इनकरेक्ट, तो एक बार ही छोड़ो, अब एक बार इनको पढ़ते हैं। आई हैव नो आइडिया टू whom आई शुड स्पीक टू अबाउट दिस प्रॉब्लम। भाई सी और डी बिल्कुल सेम ही लिख दिए मेरे हिसाब में, तो इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, एक बार पढ़ लो। आई हैव नो आइडिया टू whom आई शुड स्पीक टू अबाउट दिस प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है, दोनों सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं की। एक गलती बनानी थी, उन्होंने बनाई नहीं। कहता मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है कि मुझे किससे बात करनी है, और ये कोई सवाल नहीं है, इसीलिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है उसके बाद में वर्ब है। देखो सब्जेक्ट है उसके बाद में वर्ब है। मोडाल कभी भी मेन वर्ब नहीं बनते, जो मोडाल्स होते हैं वर्ब के नालायक बच्चे थे, सीखा था हमने। इनको हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है, इनके बाद कोई और V1 चाहिए, जो मेरी यहाँ पर क्या बन गई, स्पीक बन गई। बात क्लियर है क्या सब बच्चों को। अब आगे जो 3-4 सेंटेंस मिले, इनके अंदर मज़ा आ गया पढ़ के। भाई ग्रामर बहुत अच्छी दे रखी है, ग्रामर के कुछ अच्छे रूल रिवाइज होंगे। देखो क्या कहता है, So many stray animals have had no access to clean drinking water and food। बहुत सारे आवारा जानवरों के पास में एक्सेस ही नहीं है, ना तो उनके पास में स्वच्छ पानी है पीने के लिए, और ना ही उनके पास में स्वच्छ भोजन है खाने के लिए, बहुत सारे आवारा जानवरों के लिए। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसके अंदर कोई भी करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं थी, ये सेंटेंस मेरा बिल्कुल बिल्कुल ओके था। ओके ना, ये हैव वाला भी था, अगर मैं इसको हटा देता तब भी कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं हो जाती, तब भी इसे सही ही कह सकते थे, लेकिन फिर भी अगर चॉइस में आता तो ये बेटर चॉइस था। अब मैं तुम्हें थोड़ी सी डीप में बात बताता हूँ, समझने की कोशिश करना। देखो मैं लिखता हूँ आई हैव लंच, मैंने कहा मेरे पास लंच था, इसके 2 मीनिंग होते हैं आई हैव लंच का, ये 2 मीनिंग देता है भाई, इसमें श्योरिटी नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि मेरे पास में लंच था, हो सकता है मैंने खा लिया हो सकता है मैंने नहीं खाया, मुझे टाइम नहीं लगा। तो क्या सेंटेंस है, आई हैव लंच में दोनों पॉसिबिलिटीज़ आती है कि भाई मेरे पास में लंच था, मेरी उस लंच के ऊपर पोजेशन थी, लेकिन ये कोई भी ज़रूरी नहीं है कि मैंने उसे खाया था या फिर उसे नहीं खाया। बात क्लियर, दोनों बातें हो सकती है। जैसे होता है भाई हैव का मीनिंग एक पोजेशन भी तो होता है और एक मीनिंग होता है कुछ खाना, तो आई हैव लंच में दोनों मीनिंग दे गया। एक तो हो गया पोजेशन, भाई मेरे पास एक टिफिन बॉक्स तो था, लेकिन आगे कह देता है मैंने नहीं खाया, और आई हैव लंच का एक मीनिंग ये था कि भाई मैंने खाना खा लिया था। जैसे आई हैव वे कार कहता है तो भाई मेरे पास में गाड़ी थी, है ना। लेकिन अब पढ़ो, अब मैं कहता हूँ आई हैव हैड लंच, इसका मीनिंग पक्का पक्का है कि भाई मैंने लंच कर लिया था, मैंने लंच कर लिया था। अब कोई मेरी पोजीशन नहीं थी, नहीं पता मैं बाहर जाकर खाकर आया, होटल में खाया, लेकिन मैंने लंच कर लिया था। यानी इस एक हेड ने क्या बता दिया कि मैंने उस काम को किया था। भाई आई हैव लंच ओके था, क्योंकि हो सकता है आई हैव लंच कह दो या आई हैव फूड कह दो, भाई इंसान ने हो सकता है लंच बचा के रख लिया हो, किसी को दे दूंगा, या मुझे पसंद नहीं आया घर जाके दे दूंगा किसी को, या फिर फूड था मैंने बचा के रख लिया, मेरे पास फूड था मैंने फ्रिज में रख दिया। लेकिन जरूरी नहीं है कि इंसान उसको खाए, लेकिन जानवर के पास अगर फूड है तो ये थोड़ी है वो उसको सेव करेगा कि चलो फ्रिज में रख देते हैं कल खा लेंगे, आज मूड नहीं है, ऐसा नहीं है ना। जानवर के पास फूड है तो जाहिर सी बात है कि वो तो खाएगा ही खाएगा उसको, उसके पास अगर फूड है तो उसका मीनिंग ये है कि पर्पज़ क्या है, इनटेक का पर्पज़ है। तो भाई इसीलिए यहाँ पर ये मोस्ट अप्रोप्रिएट था, क्योंकि ये सेंस देता था कि स्ट्रे एनिमल्स के पास पानी नहीं है और भोजन नहीं है। अगर मैं इसको उठा देता तो सेंस आती पानी नहीं है भोजन नहीं है। अब नहीं पता कि क्या करना है उन्हें, उस भोजन को स्टोर करना है या उस पानी को फ्रिज में बोतलें भर भर के रखनी है। अब इसने सेंस दी कि स्टे एनिमल्स के पास पीने को पानी नहीं है और खाने को भोजन नहीं है। बात क्लियर। और वैसे भी इसने ड्रिंकिंग वाटर कह दिया था तो सेंस निकल जाती, तो यहाँ कोई गड़बड़ नहीं थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि अगर आई हैव लंच होता है तो क्या मीनिंग है, आई हैव हैड लंच होता है तो क्या मीनिंग है, और आई हैड लंच होता है तो क्या मीनिंग है। कि किसी बच्चे को पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, 2 बच्चे हैं जो कमेंट्स में जवाब देते हैं। एक तो नीरज नाम का लड़का है भाई, बहुत अच्छे, बहुत मेहनत कर रहा है बच्चा, और एक नाम हो रहा है मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, वो क्वेश्चंस का आंसर देते हैं या कभी कभी हमारे अप्रूव भी दे देते हैं, और कोई बच्चा होमवर्क से मतलब ही नहीं रखता। ये 3 बच्चे ही मेरे हिसाब में पढ़ाई करते हैं, बाकी सब टाइम पास में लगे हुए हैं।
ठीक है जी, पढ़ो जल्दी से। विल दोज चैप्टर्स हैज़ नॉट टॉट टू अस बाय द नेक्स्ट वीक। एक सवाल पूछ रहा है, एक इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन बना रहा है, कह रहा है अगले हफ्ते तक वो हमें उन चैप्टर्स को नहीं करवा देगा क्या। तो अब मुझे एक बात बताओ, इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन बनाई, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब विल आ गई। अब सब बच्चों को पता है कि विल के बाद वर्ब की नेचुरल फॉर्म, ये हैज़ लगा रहा है यानी गड़बड़ कर रहा है, नो करेक्शन, हटा दो। जहाँ जहाँ हैज़ है वो सारे ऑप्शन हट गए। अब एक बात और आ गई भाई, एक बात और क्या आई, चैप्टर्स खुद को टॉट करेंगे या चैप्टर्स को पढ़ाया जाएगा। चैप्टर्स को पढ़ाया जाएगा, चैप्टर्स को पढ़ाया जाएगा। तो मुझे पता है सब्जेक्ट जो है वर्ब का डूअर ना हो कि यहाँ उसके इफेक्ट का रिसीवर है, तो मुझे एक पैसिव फॉर्मेशन चाहिए। पैसिव फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बीन चाहिए, इसीलिए इसने ऑप्शंस में क्या दिया, बीन दिया। बहुत अच्छी बात की इसने, लेकिन यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ इस ऑप्शन में इसने नोट क्यों हटा दिया। अपनी मर्जी से ही पॉजिटिव सेंटेंस थोड़ी बना देगा, जब नेगेटिव है तो नेगेटिव बनाओ, यानी इसे भी आप हटा दो। अब बात कर लो नोट के ऑर्डर की, तो सारे बच्चे समझदार हैं। मैंने आपको बेसिक में भी बताया था कि भाई कितनी भी हेल्पिंग वर्ब आए, हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, मेन वर्ब हमारी चुलबुली होती है, उसको नहीं पता कैसे काम करना है, वो हेल्प करती है मेन वर्ब की कि तुझे ऐसे ऐसे चलना है। अब अगर मेन वर्ब को बताना है कि तुझे नेगेटिव काम करना है तो उसे एक नेगेटिव एडवर्ब देनी पड़ेगी जो कि नोट होती है, और इस नोट एडवर्ब को कौन लेकर आता है, इसे हेल्पिंग वर्ब लेकर आती है, सबसे पहली हेल्पिंग वर्ब लेकर आती है। तो जो सबसे पहली हेल्पिंग वर्ब अगर अपने साथ में एडवर्ब लाई है तो वो उसे अपने से ज़्यादा दूर नहीं जाने देगी, अपने पास ही रखेगी, अपने पास ही रखेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि भाई पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आया, क्योंकि इन्वर्जन हो रहा था, ये हेल्पिंग वर्ब थी, ये सब्जेक्ट था। अब चाहे कितनी भी हेल्पिंग वर्ब आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस नोट को ये हेल्पिंग वर्ब लेकर आई है उसको ये अपने पास रखेगी। इसीलिए नोट का ऑर्डर 3rd नंबर पे फिक्स होता है। आज तक तुमने रट्टे मारे थे, अब तुम सीख गए। तो यहाँ क्या आंसर बनता जी, 27 का डी बनता, नॉट हैव बीन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा, ये ग्रामर का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझाने का मौका मिला। देखो क्या कहता है, ए सुपर मून अकर्स व्हेन द मून इज एट और नियर इट्स क्लोजर पॉइंट टू अर्थ एट द सेम टाइम इट इज़ फुल। भाई सुपर मून एक इवेंट होता है, तो ये कब होता है, अब ये तो थोड़ा सा साइंस के बेस पे था, कब होता है जब जो मून होता है ना एट, या तो उस पॉइंट पे हो या फिर क्या हो, मतलब कोई पॉइंट होता है या तो उस पॉइंट पे हो या फिर उसके सबसे पास पोजीशन में हो, तो फिर क्लोजर नहीं, किसी से कंपैरिजन थोड़ी कर रहा है कि आज से ज़्यादा पास हो, नो, क्लोजेस्ट की इससे ज़्यादा पास इसके आया ही नहीं जा सकता। तब मुझे पता लगा कि नो करेक्शन हटाओ, ये हटाओ, क्या आना चाहिए, क्लोजेस्ट आना चाहिए। और भाई बच्चों अगर एक क्लोजेस्ट लगा दिया तो फिर मोस्ट क्लोजेस्ट करके ये क्या ड्रामा कर रहा है, 2 सुपरलेटिव डिग्री एक साथ कैसे बना देगा, गलत बात कर रहा है ना। तो इसीलिए क्लोजेस्ट इसका आंसर बनता, क्या आता जी, इट्स क्लोजेस्ट पॉइंट टू दी अर्थ, टू अर्थ लगा दिया या टू दी अर्थ लगा दिया, कोई बात नहीं, 28 का बी आ जाता। जल्दी से पढ़ो 29 का, इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस अनप्रेसिडेंटेड मेस। कहता है मैं हूँ जुम्मेवार इस अनप्रेसिडेंटेड मेस के लिए, इस गड़बड़ के लिए जो हुई, मैं जुम्मेवार हूँ। सब बच्चों को पता है, हम लाखों बार, अनगिनत बार करते हैं, सर ने भी सिखाया है, मैंने भी बेसिक में करवाया था, डेली डोज में मैंने कई बार आपको बताया। क्या मैंने आपको बताया कि जब इज एम आर वॉज वर मेन वर्ब बन जाएं उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आता, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, क्योंकि इज एम आर वॉज वर लिंकिंग वर्ब्स हैं। लिंकिंग वर्ब्स एक तरह का लिंक बनाएगी, एक तरह का ब्रिज बनाएगी सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में। बात क्लियर। तो भाई जब सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में लिंक बनना है तो लिंक में भी अब क्या लिंक बनेगा, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा या फिर एडजेक्टिव होगा। तो जब प्रोनाउन होगा और उसका लिंक सब्जेक्ट से बनाना है तो फिर मैं सब्जेक्टिव केस को यूज़ करूँगा, तो मैं सब्जेक्टिव केस आई होता है। इसीलिए मुझे पता लगा मी किसी भी हालत में नहीं आ सकता, इसीलिए जब हम इनफॉर्मली बोलते हैं इट इज़ मी तो चल जाता है, लेकिन लिखते टाइम ग्रामर इसको गलत मानती है, क्योंकि लिंक तो सब्जेक्ट के और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में इस बना रहा है, तो भाई लिंक बना रहा है तो इसका सब्जेक्टिव केस लगाओगे ना। इसीलिए बच्चों ए और बी हर हाल में गलत हो गया। यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो ई क्यों हटा, क्योंकि आई हु विच दैट में अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लेती है। तो आई इज कब से लेने लग गया भाई,
आई इज कब से लेने लग गया, आई के बाद तो एम आता है, आई के बाद तो एम आता है, इसीलिए नो करेक्शन भी हट गया। तो फिर क्या बच गया बच्चों, एक ही तो आंसर बचा, इज यहाँ लगा रहा है हट गया, सी आंसर बचा। आई, इट इज आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस अनप्रेसिडेंटेड मैस। और मुझे ना एक बहुत अच्छी चीज़ मिली है, मुझे एकदम से याद आ गई, मैंने बेसिक में करवाई थी, तो जिन बच्चों ने बेसिक नहीं किया उनके लिए एक होमवर्क, जिन्होंने बेसिक किया था वो शांत रहेंगे। आप मुझे बताओ, आई हर बार एम लेता है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आई इज वर्ब को ले ले, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आई इज वर्ब को ले ले? अगर कोई बच्चा जानता हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में एक ऐसा सेंटेंस बना के दिखाए कि जिसके साथ में आई इज वर्ब को ले रहा है। जो भी बच्चा बनाएगा नेक्स्ट वीडियो में उसका ज़रूर से नाम लिया जाएगा। सारे बच्चे कोशिश करो, या आप तो जवाब दो हाँ या ना कि आई के बाद कभी ऐसा हो सकता है आई ने इस वर्ब ले ली, या तो कहो ना, और अगर हाँ तो आप एग्जाम्पल देकर बताओ कि यहाँ पर आई ने इस वर्ब ली। और बेसिक वाले बच्चे शांत रहें, धैर्य रखें। ठीक है जी, होमवर्क है, नाम लूंगा जिस बच्चे ने आंसर किया उसके लिए क्लैपिंग होगी, पक्का पक्का क्लैपिंग होगी। अब पढ़ो जल्दी से। आई एम रिचर नाउ देन आई वॉज 15 ईयर्स बैक। कहता है भाई आज मैं अमीर हूँ 15 साल पहले से ज़्यादा। तो सब बच्चों को पता है कि हमारे मैगी मसाला में जो पहली वीडियो आई थी उसके अंदर कुलदीप सर ने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। क्या भाई, ये राम है, ये श्याम है, इस राम की अमीरी की तुलना, इस राम की रिचनेस, अमीरी की तुलना इस शाम से की जाती है ना, तो आप क्या लगाते हो, तो आप कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाते हो, रिच, रिचर, रिचेस्ट लगा सकते हो। लेकिन अब राम भाई साहब ये बड़े हो गए, ये कहते हैं मेरी अलग लाइफ है, मैं एक अलग एनिमल हूँ, मैं एक अलग इंसान हूँ, मेरा इससे कोई मुकाबला नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं एक अलग सागर में रहता हूँ, एक अलग जीव हूँ। तो भाई अब जब ये अपने आप से खुद की तुलना करें, या तो कल जैसा था उससे आज से खुद की तुलना करे, या फिर भाई अपनी बुद्धि की अपने पैसे से तुलना करे, समझ रहे हो, यानी अपनी दो क्वालिटीज की तुलना खुद से करे, या फिर खुद की ही एक क्वालिटी की आज या कल में तुलना करे, तो बच्चों कभी भी ये कंपैरेटिव डिग्रीज यूज नहीं होती, फिर वो हमेशा ही हमेशा मैनी मोर मोस्ट का यूज करता है, और मैनी मोर मोस्ट के साथ सुपरलेटिव कंपैरेटिव की बजाय पॉजिटिव डिग्री यूज करता है। सिंपल सा फंडा था, मैगी मसाला में सर ने बताया था, मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। तो अब क्या कहेगा, अब कहेगा आई एम मोर रिच नाउ देन आई वाज 15 ईयर्स बैक। बात क्लियर, ये थी आज की शीट। जब शीट आसान होती है ना तो फिर ग्रामर बताने में मज़ा आता है, क्योंकि फिर हम खुल के खेल सकते हैं। लेकिन अगर शीट बहुत बड़ी हो तो फिर ज़्यादा डिटेल में ग्रामर नहीं हो पाती, क्योंकि भाई सेशन ही बहुत लंबा चला जाएगा। तो आज की शीट इजी थी, लेकिन सीखने वाले बहुत मज़ेदार कंसेप्ट लगे। तुम्हारा होमवर्क है, करने की कोशिश करना, नलायक को पढ़ लो, नौकरी तुम्हें लगना है, तुम्हारी नौकरी लगेगी। मुझे बताओ एग्जाम्पल देके क्या ऐसा हो सकता है आई के साथ इज वर्ब आएगी या हर बार एम ही वर्ब आएगी। अगर इज वर्ब आएगी तो कोई सेंटेंस बना देना बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगली सेशन में। थैंक यू स्टूडेंट्स।